वरिष्ठ नागरिक कल्याण भवन मंडी में हेल्पेज इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस जानकारी में लगभग 80 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। हेल्पेज इंडिया द्वारा पूरे भारत में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें कि भारत के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसा कि बैंक के नाम पर ठग का फोन आने पर खाते से पैसों की कटौती हो जाती है, लॉटरी का नाम लेकर पैसों के लिए आग्रह किया जाता है, जिसके लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को हेल्पेज इंडिया डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें ऐसे क्राइम से बचने के लिए जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हेल्पेज इंडिया के प्रोजेक्ट समन्वयक अजय कुमार ने बताया कि हिमाचल के 12 जिलों में इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है, जिसमें 6 जिले कवर हो चुके हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है और कुछ तो स्वयं हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जागरूकता शिविर लगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो वह भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 में कॉल कर सकता है। हेल्पेज इंडिया ने पूरे भारत में डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम हम लोगों ने गूगल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया है, जिसके तहत हम लोग पूरे हिमाचल में वरिष्ठ नागरिकों को जितने भी आज के टाइम में जो डिजिटल सेफ्टी के ऊपर जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं बुजुर्गों के साथ, उसके बारे में हम लोग प्रोग्राम पूरे हिमाचल के जितने भी हमारे पेंशनर एसोसिएशन हैं, जितने भी हमारे बुजुर्गों के संगठन हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग ये प्रोग्राम पूरे हिमाचल में कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पे मंडी में जो हिमाचल HRTC का ये जो संगठन है पेंशनर का, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने आज ये 2 डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर आयोजित किए, जिसमें करीब दोनों सेशनों में 80 के करीब जो वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम में हम लोग किस तरीके से आज के टाइम में जो अपने स्मार्टफोन का एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बारे में हम लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों को जो जानकारी प्रदान की। और साथ ही साथ जो बुजुर्गों के लिए एक जो हेल्पलाइन नंबर है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए जो वो एक भारत सरकार ने 1930 करके एक हेल्पलाइन नंबर जो वो चालू किया है पूरे भारत में, उसके ऊपर भी हम लोगों ने विस्तृत जो वो जानकारी बुजुर्गों को प्रदान की। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जानकारी यहाँ पे प्रदान की कि अगर किसी भी वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि हेल्पेज इंडिया भी एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन चला रहा है 1800-180-1253, उसके बारे में भी वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे जो वो बताया गया। साथ ही साथ आपको ये हम लोगों को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग अभी तक जो है वो इस प्रोग्राम के माध्यम से हिमाचल के जो है वो 12 में से 6 जिलों में हम लोग इस प्रोग्राम को जो है वो अभी जो है वो इम्प्लीमेंट करने में जो है वो कामयाब हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी आपका कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया और शिमला जिला में जो वो इस प्रोग्राम को जो वो आयोजित किया है। और इसमें हम लोगों का भी एक टारगेट हमने लिया है मार्च तक, जिसमें हम लोग जो वो कम से कम जो वो 70 से 80 जो वो हमारे जो वरिष्ठ नागरिकों को जो संगठन है उनके साथ मिलकर इसको हम लोग जो वो भविष्य में हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, और ताकि जो वो बुजुर्गों के साथ खासकर जो है वो इस तरीके से फ्रॉड ना हो, उसके बारे में उनको बताया जाएगा। चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने रोजगार मेले के 5वें संस्करण में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसके 4 संस्करणों में 2.88 लाख युवाओं को रोजगार दिए जा चुके हैं। 5वें संस्करण में 71,000 युवाओं को रोजगार मिले। इनमें 561 युवा हिमाचल प्रदेश के भी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 3.60 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि युवा केवल सरकारी नौकर बनकर ना रहें, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मशीन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहा है और समय से पहले भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है और आज भी 71,000 के लगभग युवाओं को रोजगार दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। आज 5वें संस्करण के बाद लगभग 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी आज हमने 561 युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम पूरा किया। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि युवाओं को सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे और युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका न केवल एक सरकारी नौकर के रूप में होगी, एक रोजगार के रूप में, बल्कि वो अपनी ओर से भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान देंगे। मिशन कर्मयोगी में iGOT के माध्यम से वो अपना समय समय पर प्रशिक्षण और अपग्रेड भी करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्ष ने पहले भी महागठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन आम जनता चाहती है कि विपक्ष के पास न नीयत है, न नीति और न ही नेता। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता म्यूजिकल चेयर की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर लगाए रहते हैं, लेकिन यह कुर्सी मिलती किसी को नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते 22 साल से एक नेता जो न कभी रुका न थका और लगातार देश के लिए काम कर रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में भी सीटें 300 के पार थी और 2024 के चुनाव में भी भाजपा 300 से ज़्यादा सीट पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। देखिए, मुझे केवल इतना कहना है, ये राजनीतिक दल जिनके अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए घिरे हुए हैं, उन्होंने पहले भी महागठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन कहीं काम नहीं आया। लोगों ने उनको नकारा है, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी नीतियों के चलते। न इनका नेता है, न नीति है, न नीयत है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर भी सब आकर इकट्ठे होते हैं, तब भी म्यूजिकल चेयर की तरह सब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर नजर रखते हैं, लेकिन मिलती किसी को नहीं है। क्योंकि जनता ने देखा है कि जो व्यक्ति 22 सालों में ना थका, ना रुका, ना जिसने अपने लिए कोई छुट्टी ली, जो देश के लिए समर्पित रहा, वो नरेंद्र मोदी जी लोगों को 24 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आते हैं। और पिछली बार भी 300 पार थी, अगली बार भी जनता के आशीर्वाद से 300 पार होंगे। पाकिस्तान में जो हालात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो कोई हम नहीं चाहते हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो। कोई नहीं चाहता वहाँ पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करें। कोई भी वहाँ पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों पर पाए जाने वाला काफल एक ऐसा फल है जिसे गर्मियों में खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में मिलने वाला खट्टा मीठा रसीला फल काफल बाजार में उतर आया है। इसे पहाड़ी फलों का राजा कहा जाता है। अभी काफल की कीमत 300 से 400 रुपये प्रति किलो है। इसके पेड़ ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं और लुभावना गुठली युक्त यह फल गुच्छों में रहता है और गर्मी में थकान दूर करने के साथ ही तमाम औषधीय गुणों से भी भरपूर है।
काफल कहें या कटफल, इस जड़ी बूटी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आयुर्वेद में सर्दियों से काफल का प्रयोग औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। काफल एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी होता है जिसका फल थोड़ा बहुत ब्लैकबेरी की तरह देखने में होता है। काफल प्रकृति से कड़वा, तीखा, गर्म और लघु होता है। यह कफ और वात को कम करने वाला और रुचिकारक होता है। आजकल बाज़ार में काफल काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है और बहुत ही आकर्षक फल, लाल रंग का फल, और गर्मियों में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक हर गर्मियों के सीज़न में काफ़ी जो है मार्केट में आता है और 300-400 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। जहाँ तक इसके औषधीय गुण की हम अगर बात करें तो आयुर्वेद को लेके करें तो ये पित्त शामक है। गर्मी के दिनों में जो पेट में जलन, चक्कर आना और भूख कम लगना, पेट में कीड़े होना, तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए काफल का प्रयोग बहुत ही उचित है। और ख़ासकर इसलिए कि आप देखोगे कि ये जो गर्मी का मौसम जब भी होता है तो इसमें अधिकतर जो है वो अतिसार यानी कि डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग की बात हम करते हैं, डिहाइड्रेशन की। तो ये अगर काफल का यूज़ आप कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसमें पोटासियम और क्लोराइड और सोडियम की मात्रा भी पाई जाती है। और दूसरे जिस तरह के ट्रेस मिनरल्स होते हैं या मिनरल्स की हम अगर बात करें तो वो भी सारे इसमें उपलब्ध रहते हैं। जिंक हुआ आपका, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध रहती है। आयुर्वेद में इसको प्यास के लिए, जो पित्त प्यास होती है यानी कि उसमें थ्रस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगती है गर्मियों के दिनों में, तो उसमें इसका शरबत बना के जो है वो यूज़ किया जाता है। इसकी जो छाल है वो, इसकी छाल को अस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। और आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधि हैं जो इसमें बनाई जाती हैं, जिसमें प्रमुखतः अगर आप देखें तो पुष्यन उपचूर्ण एक बनता है जो कि महिलाओं के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक और थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है वो लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक दाना जो है वो निकाला जाता है पेड़ों से, और जो निकालने वाले लोग हैं वो इसकी प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं लेते उसको निकालने में, तो उससे भी क्या होता है कि कंटामिनेशन हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तो आप विशेष इस बात पे ध्यान दें। काफल को पेड़ से तोड़ने में बहुत समय लगता है और एक एक दाना इकट्ठा करके इसे मंडी में बेचने के लिए लाया जाता है। काफल रंग विधानसभा क्षेत्र के कटौला के पहाड़ियों से लाया गया है और यह फल गर्मियों के मौसम में लगता है। ये जी का फल जो है नेचुरल जंगलों में होते हैं जी, और सेहत के लिए अच्छे होते हैं और अच्छे सीजन में गर्मियों में बेचा जाता है इसको, और 100 रुपये किलो देते हैं जी आजकल, फिर कम भी हो जाता है रेट ना जी जैसे, और अरे ना जी अभी फिर 200 भी चलता है। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जंगलों में निकाला जाता है, एक एक दाना चुगना पड़ता है जैसे, फिर ऐसे टहनी इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर दाना दाना निकालना पड़ता है, तब करके लाया जाता है जी। काफल को खाने से कई बीमारियों का खात्मा हो जाता है। काफल सांस संबंधी समस्या, प्रमेह या डायबिटीज, अर्श या पाइल्स, कास, अरुचि यानी खाने में रुचि न होना, कठ योग, कुष्ठ, कृमि, अग्निमांग या अपच, मेदो रोग या मोटापा, मूत्र दोष, तृष्णा, ज्वर, गृहिणी, पांडु रोग या एनीमिया, धातु विकार, मुख रोग या मुंह में छाले या सूजन, पीनस, प्रतिशय, सूजन और जलन में फायदेमंद होता है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम 16 ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। मेयर पूनम ग्रोवर ने बजट पेश किया। इस वित्त वर्ष के लिए करीब 194 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बजट में विशेष रूप से सोलर एनर्जी पर विशेष बल दिया गया। 22-23 में 84 बेरोजगार युवाओं को सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। वह 23,94,000।
मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि करीब 194 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष तौर पर सोलर एनर्जी को विशेष बजट में रखा गया। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं पर कार्य किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 और 24 का अनुमानित आरंभिक शेष 18,64,91,800। वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित आय 179,48,10,000। वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित व्यय 193,75,83,000 का। इसमें बजट में जो हमने मेन जो हमारा फोकस रहा है, इस पे जो नगर निगम द्वारा जो है सोलर लाइट का प्रावधान किया गया है, इसके लिए स्पेशल बजट रखा गया है। इसमें जो शुरुआत जो है नगर निगम के हमारा जो ऑफिस हैं, ठोडो ग्राउंड में जो हमारा स्टेज है उसके नीचे हमारा गेस्ट हाउस है, तो वहाँ से शुरुआत की जाएगी। उसके बाद जो है पब्लिक को भी इसमें जागरूक किया जाएगा। इसमें जनता की भी काफ़ी डिमांड रही है, तो हमें भी पता, जैसे हम शहर में जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक है, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। तो इसमें जो हमने एक प्रपोज़ल बनाई है कि पैदल चलने के लिए जो है ओल्ड डीसी ऑफिस से शामती तक जो है पैदल चलने का पाथ बनाया जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ओल्ड के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। भारत की जनवारी नौजवान सभा जिला इकाई मंडी ने सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया। भारत की जनवारी नौजवान सभा ने विधानसभा चुनावों के दौरान मौजूदा सरकार द्वारा हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प नाम से जारी गारंटी कार्ड में युवाओं से संबंधित मुख्य गारंटी लागू न करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सभी युवाओं को सरकारी नौकरी देनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं के साथ वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मौके पर भारत की जनवारी नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लेने की चुनावों के दौरान घोषणा की थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए की सुनिश्चित आय देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए का ऋण युवा स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज की यह ऋण दिया जाएगा, और दिसंबर 2022 से ही घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की थी, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कई मंत्रिमंडल की बैठकें हुई हैं, परंतु कोई भी भर्ती प्रदेश में सरकार निकाल पाने में असमर्थ हुई है। शिक्षा क्षेत्र में जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी कॉलेज कैडर पद खाली हैं। उसी तरह जल शक्ति, बिजली, पंचायती राज, परिवहन, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा बाकी की गारंटी भी महज चुनावी घोषणा पत्र तक ही सीमित रह गई है। वहीं भारत की जनवारी नौजवान सभा ने सरकार से मांग की है कि सरकार नौजवानों के साथ किए गए 1 लाख सरकारी नौकरी सहित अन्य मुख्य वादों को जल्द पूरा करे, अन्यथा इन सब मांगों को लेकर आने वाले दिनों में नौजवान सभा पूरे प्रदेश में जत्था निकालेगी और जगह जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी। नौजवान सभा की मंडी इकाई ने प्रदेश की सरकार ने जो चुनावों से पहले गारंटियां नौजवानों को और आम जनता के लिए दी थी कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो पहली कैबिनेट के अंदर इन गारंटियों को पूरा करेंगे, मगर अभी 5 महीने बीत चुके हैं और प्रदेश की सरकार ने जो युवाओं के साथ सबसे बड़ा वादा किया था कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, पर अभी तक जो है सरकार एक भी नोटिफिकेशन किसी भी सरकारी नौकरी का निकाल पाने के अंदर जो है कामयाब नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सरकार ने ये कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे हर महीने, मगर अभी तक उस वादे को भी जो है सरकार ने कोई भी जो उसके ऊपर कामयाबी उसके अंदर सरकार को नहीं मिली, ना ही उसको कर पा रही है। और तीसरा, जो 18 साल से लेकर 60 साल की युवतियों के लिए जो 1500 रुपये हर महीने की बात की थी, वो भी जो है अभी तक इस वादे को पूरा करने के अंदर प्रदेश सरकार जो विफल रही है, उसके अंदर भी जो है उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है।
हम ये बात कह रहे हैं कि आज लाखों जो युवा आज बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की चाहत रख रहे हैं, मगर सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं निकाल रही है। सरकार खुद कह रही है कि टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज कैडर जो टीचिंग लाइन है उसके अंदर ही 25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। दूसरे और क्षेत्रों के अंदर भी जो पद खाली पड़े हैं, मगर अभी ये जो मौजूदा प्रदेश सरकार है, हमें ये लग रहा है, ये जो बात कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, ये नो डाउट व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां ना निकालो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको जो है अपने साथ जो चुनावों के टाइम में इस्तेमाल करो, अपना राजनीति चमकाओ और उसके बाद उन युवाओं को जो है दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। यही जो आज का हमारे इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद था कि प्रदेश की सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि समय रहते अगर ये अपने जो मुद्दे थे, गारंटियाँ थी, अगर उनको पूरा नहीं करते तो हमने पहले भी कहा था कि हमने जून और जुलाई के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जत्थे निकाल रहे हैं और हम उसको सितंबर के अंदर एक मंडी के अंदर बड़े जत्थे के रूप के अंदर जो उसको कंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर जल्दी करें, नहीं तो नौजवानों को जो संगठित करते हुए प्रदेश के अंदर जो है नौजवान सभा तीव्र आंदोलन करेगी। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले 2 T20 मैचों को लेकर आज मंगलवार स्पेशल चार्टर विमान के जरिए जयपुर से राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे। कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर HPCA के अधिकारियों द्वारा राजस्थान रॉयल के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं धौलाधार पर्वत श्रृंखला की खूबसूरती को देखकर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी भी खुश हुए और हवाई अड्डे पर ही अपने परिवार के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों को हवाई अड्डे से बाहर निकाला गया और स्पेशल बसों व कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच उन्हें धर्मशाला के लिए रवाना किया गया। वहीं आज शाम को पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शाम को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचेंगे और अपने 2 मैचों को लेकर अभ्यास सत्र में भाग लेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी भी आज शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करेंगे। वहीं 19 को राजस्थान रॉयल्स व पंजाब किंग्स के मध्य खेले जाने वाला मैच काफ़ी रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों को पॉइंट टेबल पर बने रहने के लिए यह मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश से सितंबर-अक्टूबर 2023 में रूरल ओलंपियाड करवाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 40,000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओलंपियाड में ब्लॉक स्तर से जिला तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह बात आज शिमला में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ओलंपियाड किस तरह से आयोजन हो, इसमें फंडिंग कैसे हो, इसके लिए आज हिमाचल प्रदेश के खेल संघों के साथ बैठक की गई है, जिसमें कई सुझाव संघों की तरफ से दिए गए हैं। कॉरपोरेटर फंडिंग CSR के माध्यम से आए, एक गेम कोई बड़ा कॉरपोरेटर हाउस अडॉप्ट करे, इस तरह के सुझावों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक खेल प्रोजेक्ट
अपनों के नाम योजना शुरू की जाएगी, जिसमें किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपने नाम से कोई ग्राउंड या खेल को फंडिंग कर सहयोग कर सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड बनाया जाएगा ताकि खिलाड़ियों की ज़रूरत के समय तुरंत मदद की जा सके। रिजर्वेशन कोटे की 3% से आगे बढ़ाया जाएगा। एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आगामी समय में प्रदेश में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए रेगुलर पॉलिसी लाने की भी बात कही कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज हमने उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा, सबसे पहले जो नंबर 1 एजेंडा था कि हमने रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमने अभी तक जो एस्टिमेट लगाया है कि करीबन इसमें 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। करीबन 20,000 मेन एंड 20,000 वुमेन। इसका अभी हम एक पूरा खाका बना रहे हैं, जिस पे अभी मोटी मोटी चर्चा हमने सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से करी है। कौन कौन सी गेम्स को उसमें हमने रखना है, उसके बारे में अभी एक और राउंड ऑफ टॉक्स आने वाले समय में होगा और फिर उसके बारे में हम एक डिटेल्ड आपको जानकारी आने वाले समय में देंगे। मगर इसको हमने टेंटेटिवली जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। स्टेक होल्डर्स है, एसोसिएशन है, उनकी व्यू पॉइंट्स भी इसमें हमने जो है वो जाने हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ से उसके लिए फंडिंग होगी, क्योंकि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हम एक मुश्किल फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए किस तरीके से उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग CSR के माध्यम से करवा जा सके, कि हम भी जो हमारा कॉर्पोरेट फंडिंग है CSR के माध्यम से हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और एक इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा कि पर्टिकुलर गेम जो है, जितने भी हमारे यहाँ पे, चाहे हमारे सीमेंट के उद्योग खाने हैं, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसका हम एक पूरा खाका बनाएंगे और उसके माध्यम से एक एक गेम जो है, एक एक कॉर्पोरेट हाउस को जो है उनसे अडॉप्ट करने का निवेदन करेंगे, ताकि आने वाले समय में प्रोफेशनल तरीके से हम गेम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज प्रदेश के अंदर करवा सके। स्कीम प्रदेश के अंदर हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके डेवलप करने के लिए प्रदेश के अलग अलग कोनों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ग्राउंड्स की कमी है, वहाँ पर जो वहाँ के कोई रिनाउंड पर्सन्स है, कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई ऐसे फैमिली है जो अपने नाम पे या अपने किसी पूर्वज के नाम पे जिन्होंने कोई शहादत दी है या कोई इलाके के कोई रिनाउंड पर्सनालिटी है, उनके नाम पे अगर किसी ग्राउंड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ वी विल एंटर इनटू अंडरस्टैंडिंग और उसका जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग दैट एरिना जो है वो लेंगे और उनके नाम पे उसको हम अलग अलग इलाकों पे रखना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने हमको कहा है कि हम मदद करना चाहते हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। शिमला टका बेंच स्थित बुक कैफे में एक बार फिर स्थानीय लोगों सहित पर्यटक भी चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ाई का भी आनंद ले सकेंगे। सबसे पहले यह कैफे 2017 में खोला गया था, जिसे संचालन के लिए प्रदेश के कारागारों में बंद कैदियों को सौंपा गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से बार बार इसके खुलने व बंद होने का सिलसिला चलता रहा। अब लंबे समय के बाद इसे पुनः पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। आज इस बुक कैफे को कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधिवत रूप से लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यटकों, स्थानीय लोगों व युवा वर्ग के लिए यह स्थान पढ़ाई के साथ साथ ही खाने पीने के लिए उपयुक्त साबित होगा, जहां पढ़ाई के साथ वे चाय की चुस्कियों का भी आनंद उठा पाएंगे। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सेक्रेट और हाईकोर्ट में उचित स्थान देकर बिक्री के लिए रखा गया है। इसी प्रकार इस बुक कैफे में भी कैदियों द्वारा बनाए गए बेकरी उत्पादों को बेचा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कारागार में कैदी अपनी सजा भुगत रहे हैं, परंतु उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने अथवा उनकी सजा पूरे होने के बाद वे खुद को समाज में बेहतर तरीके से स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। युवा साथी है खास करके, और सैलानी भी बहुत से आते हैं,
आजकल सब जो है किताब पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी जगह बैठने के लिए युवाओं के लिए शिमला में उपलब्ध है। वैसे और भी कैफ़ेज़ हैं, मगर ख़ास करके क्योंकि यहाँ की जो टका बेंच की एक अपनी ब्यूटी है, यहाँ पे बहुत से लोग टका बेंच में शिमला में जो है चाट पापड़ी का आनंद लेने यहाँ पर आते हैं। बहुत से सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो ये आपका बुक कैफ़े है, पहले भी चलाया जा रहा था एमसी द्वारा, और जो हमारे इसमें शिमला के जेल के जो आपके प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पे बेकरी चलाते थे, मगर उस समय कुछ उनका टर्म ख़त्म हो गया। अब नए तरीके से इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और अच्छा कार्य यहाँ पे मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चलेगा। युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के सैलानी हैं, टूरिस्ट्स हैं, युवा साथी है खास करके, वो यहाँ पर आएंगे और जो है चाय की चुस्कियाँ भी लेंगे और साथ में यहाँ पे अच्छी नॉवेल्स जो यहाँ पे उपलब्ध है उसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, जो बेकरी का सामान जो है वो उनसे आउटसोर्स किया गया है, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व रखा गया है। और वैसे भी जो वो प्रिजनर्स हैं उनके सामान जो है अलग अलग जगहों पे बिक रहा है। पिछले कल ही हम जो हमारा जेल है कांडा जेल, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे और वहाँ पे चाहे सेक्रेटेरिएट का है, चाहे हाई कोर्ट का कैफ़े है, हर जगह पे जो है उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आने वाले समय में और हमारे जेल रिफॉर्म्स हो और जो हमारे कैदी है उनको अपराध तो हो गया है, कमिट हो गया है, उसकी सज़ा भी वो भुगत रहे हैं, मगर उनको आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य जब वो जेल से निकल कर आएंगे वो प्रोवाइड करवाना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उसके लिए सारी सुविधाएं सरकार की ओर से मिले, इसका जो है वो प्रयास किया जा रहा है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।